हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से। दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग लर्न विद पवन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लिटरेरी टर्म को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। लिटरेरी टर्म की एक क्लास आपको पहले मिल चुकी है, आज ये दूसरी क्लास है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लिटरेरी टर्म्स से लेकर के टीजीटी पीजीटी इंग्लिश में पूछे जाते रहे हैं अभी तक। ठीक है, वैकेंसीज भी आने की उम्मीद है, नई वैकेंसीज भी अगर नई आ रही हैं तो पुरानी वैकेंसीज की एग्ज़ाम पर भी बात होगी, है ना। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अब एक्टिव रहना है हम लोगों को और अपना मेहनत से तैयारी करनी है। उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वर्क्स भी डिस्कस करूँगा, अभी ग्रामर पर भी काम करूँगा। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पर एक बेहतरीन तैयारी के लिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिपेशिया, इसे कहते हैं पेरिपेटिया। पेरिपेटिया इज जनरली एक्सप्लेन्ड एज। पेरिपेटिया क्या है दोस्तों? अरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में, अरिस्टोटल का एक वर्क है पोएटिक्स, उसमें ट्रेजेडी की थ्योरी बताई है कि ट्रेजेडी कैसी होनी चाहिए। ट्रेजेडी को लेकर के पूरा उन्होंने नियम सब बताए हैं। तो उसमें एक टर्म पेरिपेटिया भी अरिस्टोटल ने ही दिया है। इसका मतलब होता है रिवर्सल ऑफ सिचुएशन। रिवर्सल ऑफ सिचुएशन बोले तो रिवर्सल इन फॉर्च्यून फ्रॉम हैप्पीनेस टू डिजास्टर। जो ट्रेजेडी का हीरो है उसकी लाइफ में सब कुछ हैप्पी हैप्पी चल रहा होता है शुरुआत में, लेकिन एकदम से हैप्पीनेस से डिजास्टर में बदल जाती हैं चीज़ें, तो उसे जो है पेरिपेशिया बोलते हैं। ठीक है, हैप्पीनेस जो है इसका एकदम डिजास्टर में बदल जाता है, वो पेरिपेशिया कहते हैं। इसे रिवर्सल, जो सिचुएशन थी एकदम उल्टी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट थ्री यूनिटीज। अ पॉपुलर कंपोनेंट ऑफ अ ड्रामा। किसी भी ड्रामा में, किसी भी प्ले में थ्री यूनिटीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अरिस्टोटल ने ही बताई हैं थ्री यूनिटीज। ठीक है, ट्रेजेडी अगर पढ़ना है आपको, ट्रेजेडी कैसी होनी चाहिए इसे समझने के लिए अरिस्टोटल की पोएटिक्स को समझना होगा। और पोएटिक्स में वो चैप्टर जिसमें ट्रेजेडी को डिफाइन करते हैं अरिस्टोटल, तो उसी से ये सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके यूपी जीटी पीजीटी में, है ना। लिटरेरी टर्म कई बने हैं वहाँ से। तो थ्री यूनिटीज में कौन सी एक यूनिटी यहाँ पे जो दी है वो नहीं होती है। आपको मैंने पहले भी क्लासेस में बताया है कि यूनिटी ऑफ प्लेस होती है, टाइम होता है और एक्शन होता है। तीन प्रकार की यूनिटीज बताई गई हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यूनिटी ऑफ इवेंट्स कोई भी यूनिटी नहीं बताई गई है ना। कौन सी नहीं बिलोंग करती है तो आपको वही छांटना था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हैगियोग्राफिक्स। हैगियोग्राफिक्स आर रिटन ऑन। हैगियोग्राफिक्स क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? द लाइव्स ऑफ मार्गिनल्स, द लाइव्स ऑफ सबल्टर्न्स, द स्टाइलाइज्ड लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स। सही आंसर है ऑप्शन सी। जब क्रिश्चियन सेंट्स की जो लाइफ है उसे और अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब जितना सच ना हो उससे भी बढ़ा चढ़ा के जब हम लोग दिखाते हैं किसी वर्क में, उनकी बायोग्राफी में, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलेंगे हैगियोग्राफिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी। ज़्यादातर जब किसी की बायोग्राफी लिखते हैं तो कई बार क्या करते हैं कि उसकी जो कमियां हैं उन्हें छुपा लिया जाए और केवल अच्छाइयाँ ही बताई जाएं, इतना स्टाइलिस्टिक उसे बता दिया जाए, तो ऐसे वर्क्स को हैगियोग्राफिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है अ 14 लाइन पोएम एंड एम्बिक पेंटामीटर्स। कोई 14 लाइन की पोएम होती है, एम्बिक पेंटामीटर्स में लिखी जाती है। कंसिस्टिंग ऑफ 3 क्वार्टेंस, इसमें 3 क्वार्टेंस होते हैं। एंड अ कंक्लूडिंग कपलेट, और एक कपलेट होती है। इज नॉन एज, इसे क्या कहते हैं? इसे सोनेट कहते हैं और शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। ठीक है, शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन अ बैलेड अ लाइन और स्टेंजा इज रिपीटेड। किसी बैलेड में कोई लाइन या कोई स्टेंजा रिपीट हो रहा है कई बार, बट विद एन एडिशन, लेकिन उस रिपीटन से ऐड हो रहा है, दैट एडवांसेस द स्टोरी, जो स्टोरी है आगे बढ़ती हुई नजर आती है। ठीक है, इट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल रिपीटिशन। इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल रिपीटिशन। कोई लाइन किसी बैलेड में या कोई स्टेंजा रिपीट हुआ दोबारा से, तो इसका और उसके साथ साथ उसकी स्टोरी भी आगे बढ़ गई, यानी उस स्टेंजा से बात शुरू करके कोई नई उसमें स्टोरी जोड़ दी, उसकी आगे की स्टोरी बता दी,
तो ऐसे इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल रिपीटिशन, इस रिपीटिशन को कहेंगे इंक्रीमेंटल रिपीटिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू ओड, ओड को लेकर के इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पिंडार्स ओड आर एनकोमियास्टिक, बिल्कुल सही बात है। एनकोमियास्टिक का मतलब ऐसा कोई वर्क जिसमें प्रशंसा की गई हो किसी कैरेक्टर की, तो पिंडारिक ओड एनकोमियास्टिक होते हैं, सही बात है। इन कंट्रास्ट टू द पैशन, विजनरी बोल्डनेस एंड फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ पिंडार्स ओड, मैनी होरेशियन ओड्स आर काम, मेडिटेटिव एंड कोलोकियल। बता रहा है कि जो पिंडार की ओड है, पिंडारिक ओड्स की अपेक्षा अगर हम देखें जो होरेशियन ओड्स हैं वो ज़्यादातर काम होती हैं, शांत होती हैं, मेडिटेटिव होती हैं और कोलोकियल होती हैं, ये बात सही है। द इर्रेगुलर ओड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टॉमस ग्रे, ये बात गलत है और आपको गलत आंसर ही, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं था उसी को आपको चूज करना था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इर्रेगुलर ओड टॉमस ग्रे ने नहीं इन्वेंट की है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। पिंडार्स ओड वर रिटन टू प्रेज एंड ग्लोरीफाई समवन, ये बात भी सही है। पिंडारिक ओड्स जो होती हैं वो किसी न किसी की प्रेज कर रही होती हैं या ग्लोरीफाई कर रही होती हैं किसी को, यानी ऑप्शन ए से मिलता हुआ, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए जो इर्रेगुलर ओड है इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इर्रेगुलर ओड को इंट्रोड्यूस किया था अब्राहम काउले ने। किसने किया था, अब्राहम काउले ने, अब्राहम काउले, इन्होंने 1656 में इर्रेगुलर ओड को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अप्लाइड टू अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एंड इम्पॉर्टेंट एक्शन, कौन सा टर्म उसे हम लोग देंगे जिसमें जिस वर्क में ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता हो किसी सीरियस और इम्पॉर्टेंट एक्शन का, तो जो ट्रेजेडी है दैट इज सीरियस इन नेचर, ये बात भी अरिस्टोटल ने बताई है। ठीक है, ट्रेजेडी में सीरियसनेस होनी चाहिए, ऑप्शन डी सही आंसर यहाँ पर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी टू द डिजायर ऑफ ब्यूटी वाज रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर, इट वाज डिफाइंड। रोमांटिसिज्म की जो डेफिनेशन दी है ये किसने दी है यहाँ पर, तो द एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी, जो क्यूरियोसिटी है ब्यूटी की जो डिजायर है उसकी क्यूरियोसिटी में वृद्धि ही होती रही है हमेशा रोमांटिसिज्म में, ये बात किसने बोली है, तो वॉल्टर पीटर इसके सही आंसर है, ये बात वॉल्टर पीटर ने कही है। अगला क्वेश्चन है, आर्ट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ इट्स ब्यूटी एलोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, NVSPGT में पूछा गया है। आर्ट एग्जिस्ट फॉर सेक ऑफ इट्स ब्यूटी या आर्ट एग्जिस्ट फॉर आर्ट सेक, तो एंड दैट इट नीड सर्व नो पॉलिटिकल, डिडक्टिव और अदर पर्पस। इसमें कहा गया है कि जो आर्ट है वो एग्जिस्ट करती है केवल और केवल ब्यूटी के लिए, अपनी ब्यूटी की वजह से आर्ट एग्जिस्ट करती है। ब्यूटी यानी सुंदरता है किसी कला में तो वो एग्जिस्ट करेगी और नहीं तो नहीं करेगी। इसके अलावा आर्ट किसी भी पॉलिटिकल या डिडक्टिव या किसी और पर्पस को फुलफिल नहीं करती है। ठीक है, आर्ट का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। ये बात किस टाइप के मूवमेंट से संबंधित है, तो डिडक्टिसिज्म या एस्थेटिसिज्म या इम्प्रेशनिज्म या इमेजिज्म, तो सही आंसर है एस्थेटिसिज्म। एस्थेटिसिज्म कहता है कि आर्ट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ इट्स ब्यूटी एलोन, ऑप्शन बी। डीबेस्ड का मतलब क्वालिटी को कम कर देना, डीबेस्ड का मतलब कम क्वालिटी की, चाहे कैरेक्टर की हो, चाहे प्लेस की हो, चाहे डायलॉग की हो, है ना। तो डीबेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी इज नॉन एज, ट्रेजेडी की अगर क्वालिटी उतनी नहीं है जैसी ट्रेजेडी जिस नियम के हिसाब से लिखी जाए तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, मेलोड्रामा। है तो ट्रेजेडी ही लेकिन डिवेस्ड फॉर्म ट्रेजेडी की अगर होती तो उसे मेलोड्रामा कहते हैं, मेलोड्रामा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने साथियों से शेयर भी कर दें। जो भी क्लासेस हैं इन्हें लाइक ज़रूर कर दिया करिए आप लोग, तो लाइक करने से क्या है ज़्यादा लोगों तक क्लास पहुँचती है तो आपकी कम्युनिटी भी बिल्ड होगी, हम लोग की संख्या भी जल्दी अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोरियन एंड पिंडारिक। डोरियन एंड पिंडारिक आर द टाइप्स ऑफ फाउंड
इन ग्रीक लिटरेचर। आपको पता है पिंडारिक ओड्स ही होती हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। डोरियन और पिंडारिक ओड्स होती हैं जो कि ग्रीक लिटरेचर से संबंधित शब्द हैं, ठीक है, ओड्स। इट वाज टॉमस व्याट एंड हेनरी हॉवर्ड हु इंट्रोड्यूस्ड। टॉमस व्याट ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? एलिजी, सोनेट, एपिक, बैलेट। तो सोनेट्स इंट्रोड्यूस की थी। हेनरी हॉवर्ड थे, अर्ल ऑफ सरी थे, है ना। ये 3 लोग का नाम ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पहले जो व्यक्ति हैं वो टॉमस व्याट ही कहे जाएंगे। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 16th सेंचुरी, है ना। सोनेट को इंट्रोड्यूस इन लोगों ने किया था। अगर कोई एक नाम पूछा जाए तो टॉमस व्याट आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ग्रीक्स फॉलोड 3 यूनिटीज इन देयर प्लेस, नेमली टाइम, प्लेस एंड एक्शन, ठीक है। जो ग्रीक लोग होते थे, ड्रामेटिस्ट होते थे, वो अपने प्लेज में 3 यूनिटीज का ध्यान रखते थे। एक्शन की यूनिटी होती थी इसमें से, और बाकी तो यूनिटी है ही नहीं, है ना। तो टाइम, प्लेस और एक्शन यहाँ पर आना था। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका उत्तर। एलेक्जेंड्राइन एक लाइन होती है, एलेक्जेंड्राइन ऑफ 6 एम्बिक फीट। 6 एम्बिक फीट का मतलब एम्ब में लिखा तो एम्ब में जाएगा, लेकिन 6 फीट होंगे। 6 फीट का मतलब 1 फीट में 2 सिलेबल्स होंगे। अगर 1 फीट में 2 सिलेबल होंगे, 2 सिलेबल्स होंगे तो 12 सिलेबल्स की लाइन हो जाएगी। 12 सिलेबल्स की लाइन हो जाएगी, ठीक है। इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा टाइप इन इंग्लिश पोएट्री। किस स्टेंजा में एलेक्जेंड्राइन एक लाइन पाई जाती है? तो टर्जा रिमा, राइम रॉयल, स्पेंसेरियन स्टेंजा, हेरोइक कपलेट। तो इसका सही आंसर है स्पेंसेरियन स्टेंजा। स्पेंसेरियन स्टेंजा जो होता है दोस्तों, वो आपका 9 लाइन का स्टेंजा होता है। स्पेंसेरियन स्टेंजा 9 लाइन का स्टेंजा होता है, और इसमें 8 जो लाइन होती हैं, शुरुआत की जो 8 लाइन्स होती हैं वो तो एम्बिक पेंटामीटर में होती हैं, ठीक है। वो किस में होती हैं? वो आपकी एम्बिक पेंटामीटर में होती हैं, एम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। और दूसरी जो हैं, जो 9वीं लाइन है, एक लास्ट वाली लाइन होती है, ये हेक्सामीटर में होती है। हेक्सामीटर, हेक्सामीटर का मतलब इसमें 12 सिलेबल होते हैं, 12 सिलेबल। तो इससे स्पेंसेरियन स्टेंजा में होते हैं 8 लाइन होंगी जो एम्बिक पेंटामीटर में होंगी, और 9वीं एक लाइन होगी जो 6 एम्बिक फीट होंगे, वो हेक्सामीटर में होगी, ठीक है। तो स्पेंसेरियन स्टेंजा सही आंसर है। इट वाज एडवर्ड मार्श हु कॉइंड द टर्म। एडवर्ड मार्श ने इसमें से कौन सा टर्म कॉइन किया था? एडवर्ड मार्श, द टर्म कॉइंड बाई एडवर्ड मार्श इज जॉर्जियन। जैसे कहते हैं जॉर्जियन पीरियड, जॉर्जियन लिटरेचर। तो जो किंग्स हुए थे जॉर्ज, जो सब टाइटल वाले लोग थे, तो उनके समय को इन्होंने जॉर्जियन पीरियड कहा था। जॉर्जियन पोएट्स, है ना, किंग जॉर्ज के समय के जो पोएट्स हैं, और जॉर्जियन रेन, जॉर्जेस का जब शासन था उस पीरियड को जॉर्जियन पीरियड कहा है। और ये शब्द किसने दिया है? ये टर्म एडवर्ड मार्श ने दिया। लायर, आफ्टर विच लिरिक, इसी से बना है शब्द लिरिक, जो आपकी एक पोएम होती है। प्राइमरीली अ सॉन्ग, इज एक्चुअली है क्या, यानी ये लायर है जिससे लिरिक बनी है। तो ये लायर क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ ट्यून है, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, या म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, या स्टेंजा टाइप है। तो लायर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था जिसके साथ एक सॉन्ग गाया जाता था। अब उस सॉन्ग को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाता था, यानी म्यूजिक के साथ गाया जाता था, तो इसे लिरिक कहा गया है ना। शॉर्ट म्यूजिकल सॉन्ग, शॉर्ट म्यूजिकल पोएम को हम लोग लिरिक कहते हैं। इसीलिए लिरिक की डेफिनेशन में आज भी हम लोग पढ़ते हैं कि लिरिक जो होती है वो म्यूजिकल होती है इन नेचर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फार्स इज एन एग्जैजरेटेड, फार्स इज एन एग्जैजरेटेड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फार्स किसकी एग्जैजरेटेड फॉर्म है? तो फार्स जो है एग्जैजरेटेड फॉर्म है कॉमेडी की। कॉमेडी, अगर कॉमेडी अपने नॉर्म्स पर ना हो फिर भी कॉमेडी हो, है ना। कॉमेडी की क्वालिटी लो हो जाए, कॉमेडी करने के जो तरीके हैं
उसके अलावा कोई और तरीक़ों से कॉमेडी की जाए, जैसे किसी को बेइज्जत करके या इस टाइप की चीज़ें, तो वो क्या है, फार्स है। एग्जेजरेटेड फॉर्म ऑफ कॉमेडी को हम लोग फार्स कहते हैं। जैसे ट्रेजेडी की जो एग्जेजरेटेड फॉर्म है उसे हम लोग मेलोड्रामा कहते हैं, है ना। अभी पिछले बार क्वेश्चन देखा था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फार्स इज एन एग्जेजरेटेड फॉर्म ऑफ कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लिटरेरी मूवमेंट। उस लिटरेरी मूवमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए दैट अटेम्प्ट्स टू रिलेट आर्ट, यहाँ पे होना चाहिए आर्ट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऐसा कौन सा लिटरेरी मूवमेंट है जिसने रिलेट करने की कोशिश की आर्ट को इंडस्ट्रियलाइजेशन से? तो ये कौन सा मूवमेंट है? तो इसे कहते हैं हम लोग वॉर्टिसिज्म। वॉर्टिसिज्म एक मूवमेंट है जिसने आर्ट को इंडस्ट्रियलाइजेशन से जोड़ने की कोशिश की। तो ये आपका सही आंसर क्या हो गया, वॉर्टिसिज्म। और आपको ध्यान रखना होगा कि वॉर्टिसिज्म टर्म किसने दिया है। तो ये वॉर्टिसिज्म टर्म दिया है आपके एजरा पाउंड ने, ठीक है, एजरा पाउंड ने ये टर्म दिया है। कब दिया है? तो ये 1930 इसका आंसर है, ठीक है। एजरा पाउंड ने ये टर्म कॉइन किया है वॉर्टिसिज्म 1913 में। आई लिसनड मोशनलेस एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। द राइम इन दीज लाइन्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल एंड इट इज़ कॉल्ड। इसमें जो राइम है, इन लाइन्स में राइम जो है ए राइम है और यहाँ पे बोर और मोर, ये इसे हम लोग बी और बी कह सकते हैं। इसमें जो राइम है इन लाइन्स में कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल, ये कैसे हैं, सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल हैं। एंड इट इज़ कॉल्ड, जब सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल हो किसी भी राइम में तो इसे मैस्कुलिन राइम कहते हैं। मैस्कुलिन राइम कहते हैं जब स्ट्रेस्ड सिलेबल हो, है ना, ध्यान रखना स्ट्रेस्ड सिलेबल राइम मैच करती हो। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। क्लास को शेयर भी करते रहें अपने अन्य साथियों के साथ। और क्लास अच्छी लगती है अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपकी तैयारी में ज़रा सी भी मदद हो रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म रोमांटिक आयरनी। हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म रोमांटिक आयरनी। रोमांटिक आयरनी ये टर्म किसने दिया है? सही आंसर है फ्रेडरिक स्लीगल। फ्रेडरिक स्लीगल ने रोमांटिक आयरनी टर्म दिया है। हु डिफाइंस मेटाफर एज द फर्स्ट ऑफ हिज 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी। किसने 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी बताई हैं? क्या सही आंसर है? 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है किसी भी तैयारी के लिए, इंग्लिश लिटरेचर के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी एक वर्क है विलियम एम्पसन का। विलियम एम्पसन का एक वर्क है जो कि 1930 में पब्लिश हुआ था। 1930 में आया था एक वर्क 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी। इसमें इन्होंने फर्स्ट टाइप ऑफ जो एम्बिगिटी बताई है, फर्स्ट एम्बिगिटी क्या है, उसे मेटाफर को बताया है, ठीक है। मेटाफर को इन्होंने फर्स्ट एम्बिगिटी बताया है, ठीक है। तो 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी के राइटर कौन है? विलियम एम्पसन। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन फ्रॉम ग्रेज एलिजी। ग्रेज की एलिजी से ये लाइन है, द प्लोमैन होमबार्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। ये लाइन पूछ ली जाती है कि ये किस पोएम से है और किसके द्वारा लिखी गई है। द प्लोमैन होमबार्ड प्लॉट्स हिज वियरी, और पीजीटी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्लोमैन होमबार्ड प्लॉट्स हिज वियरी में जो प्लोमैन हैं, इस लाइन बताते हैं जो किसान हैं, खेत जोतने वाले लोग हैं। होमबार्ड का मतलब घर की ओर, प्लॉट्स का मतलब चल पड़े हैं। हिज वेरी वेज अपने थके हुए, वेरी का मतलब थके हुए और वे का मतलब रास्ते पर। अब इसमें आपको पता होना चाहिए थका हुआ रास्ता थोड़ी होता है, थके हुए होते हैं पैर। लेकिन पैर ना लिख करके यहाँ पे रास्ता लिख दिया है जो कि थोड़ा सा मैच करता है। लोग इस पे लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, सोचेंगे कि पोएम है, ऐसा यहाँ पे लग रहा होगा। वेरी का मतलब थके हुए और वे का मतलब रास्ता, और वेरी जो शब्द है रास्ते के साथ नहीं आना चाहिए, थके हुए पैरों के साथ आना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, जब कोई एक पार्ट्स ऑफ स्पीच
जहाँ पे होना चाहिए जिसके साथ उसके साथ ना हो करके दूसरी जगह हो तो उसे ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या है? ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट इसमें क्या होता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है फ्रॉम इट्स प्रॉपर वर्ड टू अनदर दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ इट इन द सेंटेंस। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ट्रांसफर्ड एपिथेट बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून में एकदम से किस्मत में, भाग्य में एकदम से बदलाव आ जाता है और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, एकदम से सब बिगड़ जाता है। अकॉर्डिंग टू पोएटिक्स, पोएटिक्स ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, अरिस्टोटल के द्वारा लिखा गया है। अरिस्टोटल ने अपने पोएटिक्स में रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून को क्या बताया है? पेरिपेटिया बताया है ना। द पोएट हु डिस्क्राइब्ड पोएट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स, एक कवि हुए हैं जिन्होंने पोएट्री को इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, एनवीएस टीजीटी 2014 में पूछा गया है ना। इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स और लिटरेरी टर्म में आपसे भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके एजरा पाउंड। एजरा पाउंड ने बताया है इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो ट्रेजेडी है उसकी सोल क्या है, यानी मेन पार्ट क्या है, ट्रेजेडी का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जिसके बिना ट्रेजेडी नहीं हो सकती, तो वो है आपका प्लॉट। प्लॉट को बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया है। 6 पार्ट बताए हैं ट्रेजेडी के, 6 एलिमेंट बताए हैं, प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, स्पेक्टेकल, है ना, और सॉन्ग। ये 6 इन्होंने जो है एलिमेंट बताए हैं ट्रेजेडी के, उसमें से प्लॉट इन्होंने बताया कि वो क्या है, सोल है, ट्रेजेडी की आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मीटर इन विच एन अनअसेंटेड, अनअसेंटेड का मतलब अनस्ट्रेस्ड सिलेबल प्रीसीड्स यानी पहले आता है, द अनअसेंटेड इज कॉल्ड, द असेंटेड प्रीसीड्स द असेंटेड, यानी जो अनअसेंटेड सिलेबल है वो पहले आता है और उसके बाद में आता है असेंटेड सिलेबल। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग आइम्ब कहते हैं, आइम्ब, है ना। और यही सिलेबल 5 बार आ जाए तो इसे आइम्बिक पेंटामीटर कहते हैं, है ना। यही डबल सिलेबल 5 बार आ जाएं तो इन्हें क्या हम लोग कहते हैं, आइम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। और आइम्ब कब होता है, जब पहले एक सिलेबल जो है वो अनस्ट्रेस्ड हो और दूसरा स्ट्रेस्ड हो, पहले एक अनस्ट्रेस्ड फिर दूसरा स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये आइम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ स्टेंजा ऑफ 8 आइम्बिक पेंटामीटर्स, एक स्टेंजा होता है जिसमें 8 आइम्बिक पेंटामीटर की लाइन होती हैं, ऑन द पैटर्न ऑफ, और इनका राइम होता है ए बी ए बी ए बी सी सी, इज नॉन एज, ये ओटावा रिमा है, ओटावा रिमा इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। पेरिपेटिया पर फिर से क्वेश्चन आया है। पेरिपेटिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एक, है ना, इसे आप बहुत अच्छे से समझ लें। इसे कहते हैं रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, एनाग्नोसिस, ये भी टर्म अरिस्टोटल ने ही दिया है और अपनी बुक पोएटिक्स में ही दिया है ट्रेजेडी की थ्योरी को लेकर के। एनाग्नोसिस एक टर्म बताया है यूज्ड बाय अरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग। एनाग्नोसिस का मतलब होता है डिस्कवरी, डिस्कवरी का मतलब पता चल जाना। द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटैगनिस्ट, जब प्रोटैगनिस्ट को जो आपका हीरो होता है उसे पता चल जाता है कि वास्तविकता क्या थी इसके पीछे, ये जो पूरा ट्रेजेडी हुई है इसके पीछे स्टोरी क्या थी। जैसे अथेलो को बाद में पता चल जाता है कि डेस्डेमोना अपनी जगह पे सही थी, उसकी कोई कमी नहीं थी, है ना, तो तब जो फीलिंग आती है वो एनाग्नोसिस है। उसी डिस्कवरी को एनाग्नोसिस कहा है अरिस्टोटल ने। ठीक है, ऑप्शन ए। हर ट्रेजेडी में लगभग एक ऐसा स्टेप आता है जहां पर हीरो को वास्तविकता का पता चलता है, उसी डिस्कवरी को अरिस्टोटल एनाग्नोसिस कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट क्रिटिक्स यूज्ड द एक्सप्रेशन गाइनोक्रिटिसिज्म, किस फेमिनिस्ट क्रिटिक ने गाइनोक्रिटिसिज्म शब्द का यूज किया है सबसे पहली बार, तो वो हैं एलन शोवाल्टर। एलन शोवाल्टर ने गाइनोक्रिटिसिज्म टर्म का यूज किया है। इमेजिज्म, इमेजिज्म इज एसोसिएटेड विद, इमेजिज्म एक शब्द है, टर्म है, एक मूवमेंट भी है और इसे ये जुड़ा हुआ है किससे, तो टी ई ह्यूम से।
इमेजिज्म किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? टी.ई. ह्यूम से। अगला क्वेश्चन है, अ फुट इन प्रोजडी इज ए बेसिक यूनिट ऑफ। जो फुट होता है वो किसका बेसिक यूनिट होता है? वो रिदमिक मेजरमेंट का होता है। रिदम कैसी बनेगी पोएम की, वो फुट कैसा यूज हुआ इस पर डिपेंड करता है। किसी भी लाइन में, किसी भी पोएम में कौन से फीट यूज हो रहे हैं, तो वहाँ से रिदम बनती है। रिदमिक मेजरमेंट इसका काम होता है। हेप्टामीटर कंसिस्ट ऑफ। हेप्टामीटर में क्या होता है? 5 मीट्रिकल फीट होते हैं या 6 मीट्रिकल फीट होते हैं या 7 मीट्रिकल फीट होते हैं या 8 मीट्रिकल फीट होते हैं। तो हेप्टामीटर कंसिस्ट ऑफ 7 मीट्रिकल फीट। 7 मीट्रिकल फीट। इन फॉर्मेलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, फॉर्मेलिस्टिक टाइप का जो विचारधारा है क्रिटिसिज्म में, उसमें आर्ट क्या है? आर्ट को ये लोग स्टाइल मानते हैं। आर्ट को स्टाइल मानते हैं इन फॉर्मेलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म में। ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म विक्टोरियन इवोक्स द एटीट्यूड्स ऑफ। विक्टोरियन जो टर्म है वो एटीट्यूड को बताता है। किस टाइप का एटीट्यूड? फिलिस्टीनिज्म, लाइसेंसियसनेस, ट्रांसडेंटलिज्म, मोरल अर्नेस्टनेस। मोरल अर्नेस्टनेस की बात होती है विक्टोरियन टर्म के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन बी आपको सही मिलेगा यहाँ पर। और आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करें आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।